दोस्तों, आज का ड्रामा एकदम फुल थ्रिलर होने वाला है। इस ड्रामा में आपको प्यार, कुर्बानी, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के दो गाइडर्स की, जो किंग ऑफ हेल के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर या यूं कहें कि गैंगस्टर होते हैं। इनमें हमारे मेल लीड फैन वूजियो और सेकंड मेल लीड सैंगबाई शामिल हैं। फैन वूजियो के पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होता। बचपन की दोस्त को खोने के बाद वो अंडरवर्ल्ड में अपने बॉस के लिए जानलेवा खतरों से खेलते रहते हैं। फिर होती है हमारी फीमेल लीड निंगान की एंट्री। जैसे ही फैन वूजियो उनसे मिलते हैं, उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन अपनी खतरनाक दुनिया से उन्हें दूर और सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंगान को उनसे बेइंतहा प्यार हो जाता है और वो किसी भी हाल में अपनी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती है। अब देखने वाली बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की इस अंधेरी दुनिया में रहते हुए फैन वूजियो निंगान को कैसे बचाते हैं और क्या आखिर में इन दोनों को उनका प्यार मिल पाता है या फिर दोनों किस्मत से हार जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। ड्रामा की शुरुआत में हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले ही मर चुके होते हैं। इसके बाद हमारे मेल लीड फैन वूजियो की एंट्री होती है, जिनके चेहरे पर गंभीर चोटें लगी होती हैं। वो बताते हैं कि शिवू सिटी में एक यामा पैलेस है जो नरक के राजा का इलाका माना जाता है और वहाँ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जियांग फैमिली है जिन्होंने अपने इस नरक में कई डेमंस पाल रखे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यामा के ये डेमंस असल में आवारा कुत्तों जैसे होते हैं और फैन वूजियो भी उन्हीं में से एक है। हम देखते हैं कि फैन अपने पार्टनर सांगबाई को कॉल करके कहते हैं, मैंने यहाँ का सारा काम खत्म कर दिया है। सांगबाई जवाब देते हैं, मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया है। उधर फैन को मारने के लिए कई लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं, लेकिन फैन अपनी जबरदस्त स्किल्स से उन सबको मार डालते हैं। आखिर में वो एक आदमी के हाथ में चाकू घोंपते हुए कहते हैं, जाकर अपने मास्टर को सब कुछ बता देना। वहीं दूसरी तरफ सांगबाई वहाँ आग लगाकर चुपचाप निकल जाते हैं। अगले सीन में हम हमारी फीमेल लीड निंगान को देखते हैं, जो एक नर्स होती है और उसी इलाके के अस्पताल में काम करती है। निंगान अस्पताल बंद करके बाहर जाने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से फैन उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं और उसे वापस अंदर ले जाते हैं। निंगान बहुत डर जाती है। वो देखती है कि फैन के चेहरे पर काफी गहरी चोटें लगी हुई हैं। फैन उससे कहते हैं, मेरी चोटों का इलाज करो। डरी सहमी निंगान उनके जख्मों पर दवा लगाती है और तभी उसकी नजर उनकी कमर पर पड़े गहरे जख्म पर जाती है। वो कहती है, इसे टांके लगाने पड़ेंगे। फैन उसे सिलाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन निंगान बोलती है, मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। लेकिन फैन की एक सख्त नजर देखकर वो डर जाती है और तुरंत टांके लगाकर ड्रेसिंग कर देती है। इसके बाद निंगान उन्हें अपना ही कोट ऑफर करती है। जब फैन कोट पहनने लगते हैं तो वो कहती है, धीरे पहनिए वरना टांके खुल सकते हैं। कोट पहनकर फैन उसकी तरफ बढ़ते हैं। निंगान डर जाती है और कहती है, मुझे मत मारिए प्लीज, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फैन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम्हारे होंठ काफी किसेबल लग रहे हैं। निंगान सोचती है कि वो उसे किस करने वाले हैं और शर्म से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी फैन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निंगान खुद से कहती है, मुझे ये सब जल्दी से साफ करना होगा। अब हम देखते हैं कि फैन अस्पताल से सीधे सामने वाले होटल में जाता है और वहाँ एक कमरा ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर कहती है, कोई अपने बच्चे का ऐसा नाम कैसे रख सकता है? ये तो यामा के ब्लैक हाउस जैसा नाम है। फैन अपने कमरे में जाता है और खिड़की से नीचे देखता है। वह देखता है कि निंगान कूड़ेदान में सारे कॉटन और गॉज फेंक रही है, जिन पर खून लगा होता है। फैन अपने आप से कहता है, इस लड़की में हिम्मत तो है। फिर उसकी नजर उस कोट पर जाती है जो निंगान ने उसे दिया था। वह उसकी जेब से आईडी कार्ड निकालता है और नाम देखकर ठिठक जाता है। इतना इत्तेफाक, इसका नाम भी निंगान है। कई साल हो गए उसे देखे हुए। इसके बाद फैन को अपनी बचपन की दोस्त याद आती है जो अस्पताल में भर्ती थी। वह उससे कहती है, प्लीज मुझ पर मत चिल्लाना, मैं अब दवा खाने के बाद उल्टी नहीं करूंगी। फैन उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ निंगान अब भी डरी हुई होती है। वह खुद से कहती है, निंगान डरने की जरूरत नहीं है, वो सब बीते हुए कल की बात थी। अगली सुबह जब निंगान दोबारा काम पर आ रही होती है तो होटल की रिसेप्शनिस्ट उससे मिलती है। निंगान गुड मॉर्निंग कहती है। रिसेप्शनिस्ट उसे सावधान करते हुए कहती है, जब तुम रात को ड्यूटी के लिए वापस आओ तो थोड़ा संभल कर रहना। कल रात यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। निंगान धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाती है। ये सब फैन अपने कमरे की खिड़की से देख रहा होता है। इसके बाद फैन सांगबाई को कॉल करके कहता है, मेरी चोट काफी गहरी है, मैं यान सिटी में ही कुछ दिन रुकूंगा, चिंता मत करना, मैं मरूंगा नहीं। अगले सीन में निंगान को अपने कोट की जेब में कुछ पैसे मिलते हैं जिन पर खून लगा होता है। वह डरकर उन्हें फेंकने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर ली वहाँ आ जाती है। निंगान जल्दी से वो पैसे अपनी जेब में छुपा लेती है। डॉक्टर ली पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? निंगान हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर ली हंसते हुए कहती हैं, तो क्या पीरियड्स आ गए हैं? मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाला पानी लेकर आती हूँ। निंगान हैरानी से पूछती है, आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? डॉक्टर ली मुस्कुराकर कहती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ।
इसके बाद अस्पताल में एक छोटा सा बच्चा और एक आदमी दिखाई देता है। निंगन उस बच्ची का इलाज कर रही होती है, तभी वो आदमी निंगन को अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी डॉक्टर ली वहां आती हैं और निंगन से पूछती हैं, क्या तुमने कल रात एनेस्थीसिया यूज किया था? निंगन जवाब देती है, हाँ, कल अस्पताल बंद करते समय एक आदमी मोटर बाइक से गिर गया था, उसके घुटनों में काफी चोट आई थी। तभी डॉक्टर ली देखती हैं कि उस आदमी ने ग्लूकोज की स्पीड बढ़ा दी है। वो उसे डांट लगाती हैं और निंगन से कहती हैं, इस आदमी पर नजर रखना, दोबारा ऐसा न करे। डॉक्टर ली वहां से चली जाती हैं और निंगन उस आदमी पर नजर रखने लगती है। कुछ देर बाद जब निंगन उसके हाथ से लगी सुई निकालती है तो अचानक वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है। उसी पल वहाँ फैन की एंट्री होती है। वो उस आदमी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। डर के मारे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। निंगन बहुत घबरा जाती है। फैन उसे शांत करते हुए कहता है, वो भाग गया है, मैं यहाँ अपनी चोट की ड्रेसिंग करवाने आया था। निंगन कहती है, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। मन ही मन वह सोचती है, ये इंसान बुरा नहीं है। फिर निंगन देखती है कि उसकी चोट के टांके फिर से खुल गए हैं। वह जख्म पर दवा लगा रही होती है। उधर फैन उसे देखते हुए सोचता है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। अगर आन जिंदा होती तो शायद इसी उम्र की होती। निंगन कहती है, आपकी चोट पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। फिर निंगन फैन के पास बैठ जाती है और पूछती है, आपको चोट कैसे लगी? क्या वो पैसे आपने अपनी जेब में रखे थे? फैन हाँ में सिर हिलाता है। निंगन कहती है, मैंने मिसेस वैन से सुना है कि कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैन मन ही मन सोचता है, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इतना कहकर फैन उसे पैसे देते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारी गॉसिप सुनने का टाइम नहीं है। निंगन तुरंत कहती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे ही आपको कुछ पैसे वापस करने हैं। लेकिन फैन उसके हाथ में सारे पैसे डाल देता है और कहता है, अगर मिल रहे हैं तो रख लो। फिर फैन पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निंगन मना करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फैन गंभीर होकर कहता है, अगर वो आदमी बाहर ही हुआ तो? इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। अगर अगली बार कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो आंखें बंद करके मदद करने की जगह खुद का बचाव करना सीखो। वो उसे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके दिखाता है और पूछता है, कुछ समझ आया? निंगन सिर हिलाकर ना कहती है। फैन झुंझलाकर बोलता है, तुम कितनी बेवकूफ हो। फिर वो समझाते हुए कहता है, ऑर्डर देने के बाद मैं भाग जाऊंगा और तुम भी जितनी तेज भाग सको भाग जाना। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि निंगन आगे आगे चल रही होती है और फैन उसके पीछे पीछे। निंगन मन ही मन सोचती है, अगर आंशिन जिंदा होता तो शायद वो भी बिल्कुल इनके जैसा ही होता। थोड़ी ही देर में दोनों उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं। निंगन कहती है, यही मेरा घर है। फिर वो पूछती है, आपका नाम क्या है? फैन ठंडे स्वर में कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है, अब तुम्हें जाना चाहिए। निंगन वहाँ से चली जाती है। फैन खुद से सोचता है, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? अगले सीन में हम देखते हैं कि इंग्लियन ये नाम की एक लड़की शराब पी रही होती है। तभी फैन उससे कहता है, इतनी शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किंगी उसे घुटनों पर बैठने का इशारा करती है। फैन चुपचाप बैठ जाता है। वो गुस्से में कहती है, अगर अगली बार मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा चालाक बनते देखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो जाने लगती है। तभी फैन कहता है, आप उससे प्यार करती हैं। ये सुनते ही किंगी भड़क जाती है। वो फैन की गर्दन पर चाकू रखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो नहीं मरेगा? अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा, लेकिन अगर तुम मारोगे तो उसे तुरंत मौत मिलेगी और बाकी लोग उसे तड़पा तड़पा कर नहीं मार पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सांगबाई वहाँ आते हैं और पूछते हैं, तुमने उसके साथ क्या किया? फैन जवाब देता है, मैं नहीं चाहता कि वो खुद को इस तरह से टॉर्चर करे। बाई गंभीर होकर कहते हैं, वो वही आदमी है जिससे वो 10 साल से प्यार करती है। याद रखना, किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने देना, वरना तुम भी उसी की तरह बन जाओगे। वो जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुकी है। हम देखते हैं कि फैन ये सब याद कर रहा होता है और अब भी निंगन के घर के सामने खड़ा होता है। निंगन खिड़की से उसे देखकर सोचती है, ये अब तक यहीं खड़े हैं। फैन मन ही मन कहता है, अगर आन जिंदा होती तो शायद बिल्कुल इसकी तरह ही दिखती। फिर उसे अपना बचपन याद आता है। वो याद करता है कि उसने एक आदमी से पैसे चुराए थे। वही आदमी बाद में अस्पताल में उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। वो आदमी कहता है, छोटे चोर, तुमने मुझसे पैसे चुराए? मैं तुम्हारी दोस्त के लिए दिल का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना दयालु नहीं हूँ। जो लोग पपेट कैंप में जिंदा बच जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ। वो आगे कहता है, ये वो कैंप है जहाँ किलर्स को ट्रेन किया जाता है। मैं 49 डिटेक्टिव्स को हराना चाहता हूँ। अगर तुम ये कर लोगे तो मैं इस लड़की के इलाज के लिए पैसे दूंगा और जब तक तुम मेरा साथ दोगे मैं उसका ख्याल भी रखूंगा। आन फैन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसके लिए फैन मान जाता है। अब फैन सोचता है, उसकी सर्जरी तो हो गई थी, लेकिन जब तक मैं कैंप से ग्रेजुएट हुआ तब तक वो मर चुकी थी। इस लड़की की आंखें बिल्कुल आन जैसी हैं। अगले दिन फैन निंगन को देखता है जो अस्पताल जा रही होती है। तभी उसे बाई का कॉल आता है। बाई कहते हैं, जियांग फैमिली लिन फैमिली से मिली है। येनचेंग के हाई लेवल डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट पर बात हुई है। क्या तुम इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हो? मिस्टर जियान ने यह भी कहा है कि जियांग फैमिली के तीसरे बेटे से अच्छे से बात करें। तो कल हम लिन फैमिली के बैटलफील्ड में मिलते हैं। फैन गुस्से में कहता है, वो लिन फैमिली की टेरिटरी में जियांग फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। वो सच में एक कुत्ता है। सीन बदलता है। निंगन डॉक्टर ली के पास आती है और कहती है,
डॉक्टर ली, जल्दी कीजिए वरना आपकी बस छूट जाएगी, फिर आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर ली मुस्कुराकर कहती हैं, चिंता मत करो, वांग बो मुझे पिक करने आने वाला है। फिर वो निंगान को कुछ फल देते हुए कहती हैं, ये डीन चेन को दे देना। निंगान कहती है, आप सच में बहुत अच्छी हैं और हेडमिस्ट्रेस भी। वो अनाथालय के बच्चों के लिए रेगुलर फिजिकल चेकअप करवाती हैं। डॉक्टर ली कहती हैं, डीन चेन बहुत ही अच्छी है और मैं भी बस उतना ही कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ, अब तुम जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग आन रात को अकेले जा रही होती है। अचानक रास्ते में एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। निंग आन घबराकर कहती है, मेरे पास सिर्फ 500 युआन है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है, वहाँ फैन और बाई किसी को मार रहे होते हैं। फैन उसे देखकर सोचता है, ये यहाँ कैसे आ गई? बाई कहते हैं, लगता है ये लड़की मरने आई है। फैन निंग आन के पास आता है, उस आदमी से बंदूक छीनता है और कहता है, ये लड़की हमारे काफी काम आ सकती है, तुम लोग जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। बाई कहते हैं, ठीक है, इसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद फैन तुरंत निंगान को अपने कंधे पर उठाता है और झाड़ियों के अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंग आन फैन की चोट पर दवा लगा रही होती है। फैन कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आज तुम मर चुकी होती। निंग आन कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहाँ मिल जाऊंगी। फैन पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? निंगान जवाब देती है, मैं अनाथालय जा रही थी, आज अंकल वांग के पैर में चोट लग गई, इसलिए वो मुझे पिक करने नहीं आ पाए। फैन कहता है, अगले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल के अलावा कहीं मत जाना, अपना काम खत्म होते ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। निंगान पूछती है, आप बुरे इंसान नहीं हैं, फिर आप ऐसे काम क्यों करते हैं? फैन कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ? निंगान कहती है, आपने मुझे 2 बार बचाया है, इसका मतलब आप बुरे इंसान नहीं हैं। क्या आप जॉब बदलना नहीं चाहते? अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? आपकी फैमिली कितनी दुखी हो जाएगी? फैन को अपनी दोस्त की बात याद आती है। उसने भी कहा था, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो तुम चोरी मत छोड़ना, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो? लान कहती थी, दुनिया में कितनी सारी जॉब्स हैं और वो सब बहुत अच्छी हैं। इससे पहले कि निंगान कुछ और कह पाती, फैन अचानक उसे किस कर लेता है। निंग आन हल्के से उसे धक्का देती है। फैन कहता है, अगर तुमने और धक्का दिया तो मेरी चोट फिर से खुल जाएगी। निंगान कहती है, तो फिर मुझे छोड़ दीजिए। फैन पूछता है, अगर मैं ना छोड़ूं तो? निंगान उसे धक्का देकर कहती है, मुझे पता है आप बुरे इंसान नहीं हैं। फैन कहता है, क्या अच्छे लोग ऐसे होते हैं? अच्छे लोग बिना इजाजत कुछ नहीं करते। ये कहकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। निंग आन मन ही मन सोचती है, तो किस करने से ऐसा महसूस होता है? फैन हैरानी से पूछता है, तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? निंगान कहती है, मैं क्यूरियस थी। फैन पूछता है, क्या तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया? निंगान कहती है, नहीं, इसलिए ही तो मैं क्यूरियस थी। फैन गुस्से में बोलता है, तो अगर मैं नहीं रुका तो क्या तुम सब कुछ स्वीकार कर लेती? निंग आन शांति से कहती है, लेकिन आप रुक गए तो क्या अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे? निंग आन आगे कहती है, मेरा एक बड़ा भाई था एनशिन, वो बिल्कुल आपके जैसा था। वो मुझ पर गुस्सा करता था, लेकिन उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। फैन पूछता है, तो तुम मुझे उसके जैसा समझती हो? निंग आन धीरे धीरे बोलती है, जब मैंने आपको पहली बार अस्पताल में देखा तो मुझे लगा जैसे आप उसी की परछाई हैं। जब मैं आपकी चोट का इलाज कर रही थी तब मैं सोच रही थी, अगर वो जिंदा होता तो क्या वो भी बिल्कुल आपके जैसा दिखता? वो आगे कहती है, वो एहसास बहुत अजीब था। मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और आपके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गिल्टी भी फील होता है क्योंकि जब मैंने आपको देखा तो मुझे आप में अनशन की झलक दिखी और जब आपने कहा कि मेरे होंठ किसेबल हैं तो मैं सच में आपको किस करना चाहती थी। ये कहते हुए निंग आन उसे किस कर लेती है, लेकिन फैन उसे तुरंत दूर कर देता है और सोचता है, ये लड़की क्या सोच रही है? ये तो पागल हो गई है। निंग आन कहती है, हेडमिस्ट्रेस ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर हम किसी के बहुत करीब आ जाएं तो चाहकर भी उससे प्यार हो जाता है। मुझे लगता है मैं आपको पसंद करती हूँ। फैन कहता है, तुम ऐसे आदमी को पसंद करती हो जिसका कल होगा या नहीं किसी को नहीं पता। क्या तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हें पसंद करता हो? निंग आन मासूमियत से पूछती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं? फैन पूछता है, क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती हो? निंग आन ना में सिर हिलाती है। फैन कहता है, जब तुम ये जानती हो तो फिर इसे आगे क्यों बढ़ाना चाहती हो? इतना कहकर वो उसे आगे चलने का इशारा करता है। अब हम देखते हैं कि निंगान आगे आगे चल रही होती है और फैन उसके पीछे पीछे। निंगान मुस्कुराकर कहती है, क्या मैं आपको ब्लैकी बुला सकती हूँ? अगर नहीं तो अपना नाम बता दीजिए। पहले फैन अपना नाम नहीं बताता। निंगान उदास हो जाती है, फिर फैन अचानक अपना नाम बता देता है। निंगान खुशी खुशी उसका नाम दोहराती हुई घर की ओर चली जाती है। तभी फैन देखता है कि बाई वहीं पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। फैन पूछता है, तुम गए नहीं? बाई हंसते हुए कहता है, जब इतना अच्छा शो चल रहा हो तो कौन जाना चाहेगा? फिर वो गंभीर होकर कहता है, आधी रात को तुम एक लड़की को उठाकर झाड़ियों में ले गए। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार मिले हों। फैन धीरे से पूछता है, किसी से प्यार हो जाए तो कैसा महसूस होता है? बाई पूछता है, तुम किस तरह की फीलिंग की बात कर रहे हो? मैंने कंगी को देखा है, वो 10 साल से एक आदमी से प्यार करती है। तुमने उसे मारा नहीं बल्कि जिंदा रहने दिया। वो आगे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे उसे मारने का ऑर्डर मिले। मैंने हमेशा भाई की तरह तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अगर तुम उससे प्यार भी करते हो तो तुम्हें अपनी ये फीलिंग छुपानी होगी। फैन शांत स्वर में कहता है, छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन बदलता है, हम निंग एन को उसकी हेडमिस्ट्रेस डीन चेन के साथ
बात देखते हैं। डीन चेन कहती हैं, तुम्हें अपनी आधी से ज्यादा सैलरी मुझे देने की जरूरत नहीं है और अब तुम्हें ये भी सीखना होगा कि कैसे तैयार होते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं। निंगान कहती है, ये कपड़े तो आप भी पहनती थी। डीन चेन मुस्कुराती है, फिर एंशन को याद करके कहती है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, इतना प्यारा बच्चा था वो। निंगान की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, हमने उससे वादा किया था कि हम हमेशा खुश रहेंगे। डीन चेन को एंशन की बातें याद आती हैं। वो याद करती हैं कि एंशन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मैं उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। तभी निंगान कहती है, मैं अभी अभी एक ऐसे इंसान से मिली हूँ जो बिल्कुल अंगसिन जैसा है। डीन चेन कहती हैं, अंगसिन जैसे इंसान को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। उसका गुस्सा भी अंगसिन जैसा होना चाहिए। उसका दिल बहुत नरम था, लेकिन जुबान लोहे जैसी थी। उसमें एटीट्यूड भरा हुआ था, मगर वो प्यार के लिए तरसता रहता था। निंगान कहती है, उसकी बातें भले ही तीखी थीं, लेकिन उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। वो याद करती है कि कैसे फैन ने उसकी मदद की थी और सोचती है, आखिर वो किस तरह का इंसान है। जब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी, वो बार बार सामने आ गया। अब सीन बदलता है। निंगान अस्पताल में देर रात तक बैठी होती है। तभी डॉक्टर ली आती हैं और उसे घर जाने को कहती हैं। निंगान समय देखती है और कहती है, मुझे आपके कंप्यूटर से एक गाना डाउनलोड करना है। डॉक्टर ली कहती हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, और वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर ली के जाने के बाद निंगान बाहर देखकर सोचती है, एक हफ्ता हो गया है, मैंने उससे कहा था कि लौटकर अपनी चोट के टांके खुलवा लेना। वो अंदर चली जाती है और फैन उसे खिड़की से देख रहा होता है। तभी वही आदमी वहाँ आ जाता है जिसने पहले निंगान को परेशान करने की कोशिश की थी। वो अपने आदमियों से कहता है, जैसे ही वो लड़की बाहर आए उसे पकड़ लेना। तभी पीछे से फैन आ जाता है और कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। वो आदमी फैन को देखकर कहता है, तुम फिर आ गए, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये कहते ही वो अपने आदमियों को फैन को मारने का आदेश देता है। फैन वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचते ही फैन अचानक गायब हो जाता है। वो लोग उसे इधर उधर ढूंढते हैं। तभी फैन पीछे से आकर तीनों को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वो उस आदमी के ऊपर बैठ जाता है। वो आदमी डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम उस नर्स को पसंद करते हो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। फैन कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैन निंगान का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो छिप जाता है। निंगान सोचती है, लगभग 15 दिन हो गए हैं और मैंने आज तक उसे नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी दुनिया से ही गायब हो गया हो। तभी निंगान की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम न्यू हुशान होता है। वो उसे आवाज देती है। न्यू कहता है, नर्स निंग, आपने सफेद कोट नहीं पहना था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। निंगान पूछती है, क्या आप फैन वुजियो को जानते हैं? क्या वो आपके किसी सहयोगी हैं? न्यू कहता है, नहीं, लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरे कुछ लोगों को हाल ही में काफी चोटें आई थीं और वो सब तुम्हारे क्लिनिक आए थे। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में कभी मत पूछना। निंगान पूछती है, क्या आप उन्हें पर्सनली जानते हैं? न्यू जवाब देता है, मैं तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, किसी गैंगस्टर को कैसे जान सकता हूँ? तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। शिवू सिटी में यानवांग हॉल नाम की जगह है जहाँ दो मॉन्स्टर रहते हैं, एक सफेद कपड़े पहनने वाला सांगबाई और दूसरा काले कपड़े पहनने वाला फैन वुजियो। निंगान हंसते हुए पूछती है, मतलब मैं एक मॉन्स्टर से मिली थी, वो इंसान नहीं है? न्यू उसे धीरे बोलने को कहता है और कहता है, वो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड के लोग पैसों के लिए बहुत गंदे काम करते हैं और उन दोनों को कोई हरा नहीं सकता। निंगन सोचती है, इसलिए वो दोनों रात में वो काम कर रहे थे। न्यू आगे कहता है, यान के राजा के पास मेंगपो, हान गुआन और घोस्ट किंग हैं और ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं, इस मामले में मत पड़ना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन अचानक निंगान को एक गली में खींच ले जाता है। निंगान मन ही मन सोचती है, शायद अब मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। इसके बाद सीन बदलता है। हम फैन को देखते हैं जो न्यू को दफनाने के बाद कहता है, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती थी, मुझसे मिलने का मतलब ही यही था कि तुम्हारी जान जाएगी। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो पता नहीं कितनी जवान लड़कियां तुमसे प्यार कर बैठती। फिर वो हल्की हंसी के साथ कहता है, अगले जन्म में मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। अब सीन बदलता है। निंगन डॉक्टर ली के पास बैठी होती है। डॉक्टर ली कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। निंगान कहती है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। डॉक्टर ली मुस्कुराकर कहती है, तो फिर तुम मिस जांग की रूम पार्टनर क्यों नहीं बन जाती? निंगान जवाब देती है, वो जगह बहुत दूर है और वहाँ का किराया भी ज्यादा है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर ली कहती हैं, ठीक है, जब तक तुम यहाँ रहना चाहो यहीं रहो। निंगान फैन को याद करती है और खुद से पूछती है, क्या मैं अब भी उनसे मिलना चाहती हूँ? दूसरी तरफ हम फैन और बाई को एक अस्पताल में देखते हैं। बाई कहते हैं, जियान हैंग आने वाले हैं। फैन कहते हैं, उन्हें आने में 3 घंटे लगेंगे। बाई कहते हैं, सॉरी, इस बार मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। फैन जवाब देते हैं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो उन्हें
उन्हें और ज्यादा चोट लगती। वैसे भी अगर जियानहेंग ने जिंजे से मदद ली होती तब भी वो हमें पकड़ नहीं पाते। बाई कहते हैं, वैसे पिछली बार तुमने पूछा था ना कि किसी से प्यार हो जाए तो कैसा लगता है। फैन शक की नजर से बाई को देखते हैं और उसकी गर्दन पर कुछ निशान देखकर कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या। बाई मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे वो इतनी पसंद आने लगी है कि मैं उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फैन कहते हैं, मैं शियाओ कुई की मिशन टीम को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि वो किसी को कुछ न बताए और तुम भी अपना ख्याल रखना। बाई कहते हैं, थैंक यू। फैन कहते हैं, थैंक यू क्यों कह रहे हो, तुमने भी वही किया है जो मैं पहले कर चुका हूँ। अब सीन बदलता है, हम निंगान को देखते हैं जिसका ट्रांसफर दूसरे अस्पताल में हो चुका होता है। वहाँ वो एक आदमी को देखती है जिसने काला कोट पहना होता है। उसे लगता है कि वो फैन है तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन पास जाकर देखती है कि वो फैन नहीं है। वो निराश होकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी एक कमरे से बाई बाहर निकलते हैं और उसे देख लेते हैं। वो सोचते हैं जिस लड़की को फैन पसंद करता है वो तो नर्स निकली। बाई उसके पीछे जाते हैं और अचानक उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बाहर ले आते हैं। निंगान उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो घबराकर पूछती है, आप यहाँ? तो क्या फैन भी यहीं है? क्या आप दोनों किसी मिशन पर हैं? क्या उनकी चोट ठीक हो गई है? बाई कहते हैं, तुम कितने सवाल पूछती हो, मैं पहले किसका जवाब दूं? फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आगे अगर तुम मुझे कहीं भी देखो तो ऐसे दिखाना जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर निंग आन डर जाती है। भाई आगे कहते हैं, हम यहाँ एक डील के सिलसिले में आए हैं, अगर तुम उससे मिलो तो बहुत संभल कर रहना, उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। निंगान धीरे से पूछती है, अब वो कैसे हैं? भाई जवाब देते हैं, अब वो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें मार भी पड़ सकती है। वो निंगान को एक होटल रूम का कार्ड देते हैं और कहते हैं 2 से 3 घंटे में मुझे और उसे वार्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर हमें होटल जाना होगा। निंगान मुस्कुराकर कहती है, आप दोनों कितने अमेजिंग हो, है ना? क्या आप दोनों कभी न मरने वाले ब्लैक और व्हाइट मॉन्स्टर हो? बाई हल्की हंसी के साथ कहते हैं, उसने तुम्हें ये भी बता दिया? 3 घंटे बाद होटल आकर उसकी देखभाल कर देना। इसके बाद अगले सीन में निंगान देखती है कि एक नर्स सान वू जियाओ बहुत डरी सहमी हुई चली आ रही होती है। निंगान पूछती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? सान वू कहती है, मैं रूम भी एक नौ में ड्रेसिंग करने गई थी। उस पेशेंट के फैमिली मेंबर बहुत डरावने हैं। डॉक्टर जो ने बताया था कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने अभी अभी अपने 2 आदमियों को बुरी तरह पीटा है। दोनों उनके सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। ये सुनकर निंगान कहती है, ठीक है, मैं ड्रेसिंग बदलने चली जाती हूँ। अब निंगान उस कमरे में जाने लगती है, लेकिन 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। वो कहती है, मैं ड्रेसिंग के लिए आई हूँ। अंदर बैठा आदमी उसे बुला लेता है। निंगान अंदर जाती है और देखती है कि फैन और बाई एक आदमी के सामने घुटनों पर बैठे हुए हैं जिसका नाम जियानहेंग होता है। जियानहेंग निंग आन से गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारा अस्पताल बिल्कुल बेकार है? ये पेशेंट अभी तक उठा क्यों नहीं? क्या तुम दवा बदलने आई हो? निंग आन हाँ में सिर हिलाती है और दवा बदल देती है। फैन मन में सोचते हैं, ये यहाँ क्या कर रही है? निंग आन कहती है, ये पेशेंट सिर्फ कमजोरी की वजह से बेहोश हुए हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। जियानहेंग उसे जाने के लिए कहता है और निंग आन डरते हुए बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो सोचती है, मैं फैन और बाई को उस आदमी से कैसे बचाऊं? तभी सांडवू पूछती है, क्या उस फैमिली ने तुम्हें परेशान किया? निंगान कहती है, नहीं। सांडवू बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। कभी कभी लगता है जैसे हम किसी नॉवेल में हो। तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते एक अमीर औरत सर्जरी अपार्टमेंट में आई थी और उसने कहा कि उसकी अपनी बेटी का दिल उसकी सौतेली बेटी को दे दिया जाए। कितना अजीब है ना? निंगान उसकी बातें अनसुनी कर देती है और कहती है, मैं थोड़ी थक गई हूँ। सीन बदलता है। निंगान उस होटल रूम में जाती है जिसका कार्ड बाई ने उसे दिया था, लेकिन अंदर जाते ही वो देखती है कि फैन सिर्फ तौलिया लपेटे हुए खड़े हैं। फैन उसे देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें रूम का कार्ड किसने दिया? निंगान कहती है, सांग बाई ने। उन्होंने कहा था कि आपको चोट लगी है। फैन पूछते हैं, क्या तुम रेड ऑयल लाई हो? निंगान तुरंत रेड ऑयल निकालकर उनकी चोट पर मसाज करने लगती है। फैन कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहना। निंगान जवाब देती है, अगर मेरे दिल पर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। फैन पूछते हैं, तुम मुझे इतनी पसंद करती हो? निंगान बिना झिझक कहती है, हाँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फैन कहते हैं, क्या तुमने मेरे जैसा इंसान देखा है? लोगों की नजर में मैं सिर्फ एक कुत्ते जैसा हूँ जो अपनी मर्जी से आता जाता है। मैं कभी भी किसी को मार सकता हूँ। निंगान कहती है, अगर आपको ये काम पसंद नहीं है तो आप जॉब बदल सकते हैं। आप पैनकेक का स्टॉल भी लगा सकते हैं। फैन हल्की हंसी के साथ कहते हैं, ऐसा सिर्फ भोले भाले लोग ही सोचते हैं। जहाँ सूरज नहीं चमकता उसे डार्क साइड कहते हैं। कुछ लोग रोशनी में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ अंधेरे में जीने की इजाजत मिलती है। मैं खून खराबे से भरी दुनिया में रहता हूँ, इसलिए अपने प्यार और जिज्ञासा को भूल जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना। निंगान मन में सोचती है, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये सोचकर वो अचानक फैन को किस कर लेती है। फैन चौंक कर कहते हैं, तुम पागल हो गई हो? निंगान कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। क्या आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है? क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो कभी खत्म ही ना हो? मेरी नजर में आप कमजोरों की मदद करने वाले इंसान हैं। आपने मुझे बचाया है। फैन उसे उंगली दिखाते हैं। निंगन कहती है, अगर आपने मुझे खुद से दूर किया तो मैं रो दूंगी। फैन कहते हैं, इस तरह की धमकियों का मुंह पर कोई असर नहीं होता, लेकिन निंगान उन्हें कसकर गले लगा लेती है और कहती
कहती है, मैं आपके लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं हूँ। लोग आपसे डरते होंगे लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ उससे मेरा दिल टूट रहा है। फैन कहते हैं, मैं लड़कियों को मुझे किसी को कन्फर्ट करना नहीं आता। निंगान कहती है, इसीलिए तो मैं आपको कन्फर्ट करूंगी। मैं आपकी चोट पर दवा लगाऊंगी। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो उनका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें खुद खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। क्या आप आज की खुशी कल के बिना तलाश नहीं कर सकते? फैन सोचते हैं, मैं आखिर ढूंढ क्या रहा हूँ। फिर उन्हें बाई के साथ मिशन का वक्त याद आता है। तब उन्होंने बाई से पूछा था, क्या तुम जीना चाहते हो? बाई ने पलट कर पूछा, क्या तुम नहीं जीना चाहते? फैन बोले थे, जरा सोचो, अपनी माँ के बगल में अपनी बहन को दफनाना पड़े तो? बाई ने कहा था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। अगर अंडरवर्ल्ड में कुत्ता बनकर भी जीना पड़े तब भी मैं जीना चाहता हूँ। फिर दोनों मिशन की लड़ाई के बाद थककर साथ बैठे होते हैं। बाई चाकू को देखते हुए कहता है, इससे खेलना कितना अच्छा लगा है। हम बचपन से इससे खेलते आए हैं। फैन पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ? क्या तुमने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सुना है जिसका कोई अंत ही न हो? पहले मैं अन्न के लिए जी रहा था, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के 2 साल बाद ही वो चली गई। अब अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। बाई कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना टीममेट क्यों चुना? मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहचान किसी अमीर या स्मगलर के नाम से हो। इस जंगल में आने वाला हर इंसान सिर्फ जुआरी नहीं होता, बल्कि पपेट कैंप का मोहरा होता है। वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, वो इंसानों को मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। जियान हेंग को बस ऐसे कुत्ते चाहिए जो उसका हर ऑर्डर माने। लेकिन हम लड़ना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, और उसके लिए हमें और ऊपर जाना होगा। फैन पूछते हैं, असल आजादी पाने के लिए हमें और कितनी दूर जाना पड़ेगा? ये सब याद करके फैन निंग आन से पूछते हैं, इंसान की तरह जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता बाई ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और ना ही वो। निंगान कहती है, आप फिर वही कर रहे हैं। क्या आपकी जबान आपके दिल की बात कहती है? फैन कहते हैं, हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। एक आदमी होने के नाते मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सो सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। निंगान उन्हें जोर से थप्पड़ मार देती है। फैन पूछते हैं, अब तुम नाराज हो? निंगान कहती है, हाँ, क्योंकि आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं जानती हूँ आपका मतलब वो नहीं था जो आपने कहा, फिर भी मुझे दुख हो रहा है। वो कहती है, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर हम दोबारा मिले तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। फैन कहते हैं, इसका मतलब है आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। निंग आन जवाब देती है, अगर हम दोबारा नहीं मिले तो मैं मान लूंगी कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये कहकर वो चली जाती है। फैन बुदबुदाते हैं, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। सीन बदलता है। भाई किसी से बात कर रहा होता है, तभी फैन अचानक वहाँ आते हैं और उसे मारने लगते हैं। भाई बचाव करता है, लेकिन आखिर में फैन उसे दीवार से सटा देते हैं। भाई कहता है, तुम सच में सिर्फ अपने निजी मामलों की परवाह करते हो। फैन उसे छोड़ देते हैं और सिगरेट पीते हुए बैठ जाते हैं। भाई कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार इतना इमोशनल देखा है। एक भाई होने के नाते मैं बस तुम्हारी गाड़ी को थोड़ा धक्का दे रहा था। फैन ठंडे लहजे में कहते हैं, अपने काम से काम रखा करो। भाई कहते हैं, तुमने तब कहा था कि तुम्हें वो पसंद है, लेकिन अब फिर से छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हो। फैन जवाब देते हैं, कंगी ने हमें सिखाया है कि किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। इस मिशन की वजह से पहले ही कई लोग अपनी बीवी और बच्चों को खो चुके हैं। मैंने एक आदमी के सीने में चाकू मारा था, लेकिन इस तरह की उसके बचने की गुंजाइश रहे। मैं कुछ जिंदगियां बचाना चाहता था, लेकिन जब तुमने मुझे बताया कि अगर हमने अपना काम ठीक से नहीं किया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तभी मुझे समझ आया कि यामा को सिर्फ हुक्म मानने वाले कुत्ते चाहिए। भाई कहते हैं, और अगर कुत्ते बात न माने तो वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचते। फैन कहते हैं, मैं अकेले यामा के पूरे महल के खिलाफ नहीं लड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो जो लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे उसे भी खुद से दूर रखना होगा। भाई कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं आती। मुझे नहीं पता लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। मैं अपनी भावनाओं से लड़ नहीं सकता। मैं लड़ूंगा और कुछ भी करके उसे पाकर रहूंगा। फैन पूछते हैं, तुम करने क्या वाले हो? तुम और मेंगपो दोनों ही पागल हो। ये कहकर फैन चले जाते हैं। पीछे से बाई बुदबुदाते हैं, तुम कब पागल बनोगे? सीन बदलता है। निंग आन अकेले घर जा रही होती है। वो सोचती है, हेडमिस्ट्रेस ने कहा था कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। फैन को ये जुआ खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कम से कम इससे मुझे अपने लिए लड़ने का एक मौका तो मिल रहा है। अगर हम दोबारा नहीं मिले तो मैं सच में पूरी तरह हार मान लूंगी। अगले दिन अस्पताल में निंगान अपना काम कर रही होती है। तभी सानवू गुस्से में आती है और कहती है, बॉस की वजह से मेरे फैमिली मेंबर की मौत हो गई। रूम भी एक नौ वालों ने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी तक पूरी नहीं की, वो बस चले गए। निंगान चौंक कर पूछती है, वो सच में चले गए? सानवू कहती है, मैं बस रूटीन चेकअप कर रही थी और कुछ जरूरी सवाल पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। मैं सिर्फ पेशेंट की हालत देख रही थी। क्या मैं गलत थी? निंगान उसे समझाती है, गुस्सा मत हो, वो लोग ऐसे ही हैं। सानवू चली जाती है। निंगान खुद से कहती है, जाने से पहले उन्होंने हेलो तक नहीं कहा। क्या मैं ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ ये सोचकर कि हम दोबारा मिलेंगे? अब अगला सीन, फैन और बाई ने एक आदमी को पकड़ा हुआ होता है जिसके सिर से खून बह रहा होता है। तभी जियान हेंग वहाँ आता है। वो आदमी चिल्लाता है, मिस्टर जियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? भाई उसे जोर से लात
लात मारता है। जियानहेंग उसे उठाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई चेन? वो उसका गला दबाते हुए कहता है, जाओ और वापस जाकर अपने दोस्तों से कह दो खिंगी मेरी भतीजी है, और अगर किसी ने उसे दोबारा बुली किया तो उसका यही अंजाम होगा। फिर वो उसे कुछ फोटोज देता है और कहता है, तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया है। वो अपने आदमियों से कहता है, चेन को उसके घर पहुंचा दो। चेन फोटोज देखकर घबरा कर कहता है, ये झूठ है, मेरे पापा तो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। फैन उसे जोर का पंच मारते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। तभी बाई कहता है, मैं तुम्हारा हाईवे एग्जिट पर इंतजार करूंगा। खिंगी को हैरास करने वाला आखिरकार एक्सपोज हो ही गया। फैन वहाँ से चले जाते हैं। आखिरी सीन, निंग आन घर जा रही होती है, तभी उसे 3 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं। उनमें से एक का नाम लॉन्ग और दूसरे का नाम वेई होता है। निंग आन उनके पास जाकर लॉन्ग से पूछती है, क्या न्यू हुशेंग यहाँ है? लॉन्ग जवाब देता है, नर्स निंग, वो तो कहीं गायब हो चुके हैं। निंग आन हैरान होकर कहती है, जब मैं उनसे आखिरी बार मिली थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। लॉन्ग पूछता है, तुम उनसे कब मिली थी? वो कहती है, 2 महीने पहले 13 तारीख को नॉर्थ गेट पर। तभी दूसरा गार्ड लॉन्ग के कान में कहता है, वो उसी दिन गायब हुए थे। लॉन्ग निंग आन से कहता है, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। गार्ड वेई तुम्हें घर छोड़ देगा। अब वेई निंग आन को घर छोड़ने निकलता है। उधर लॉन्ग से दूसरा गार्ड कहता है, हमें नॉर्थ गेट के सिक्योरिटी कैमरे चेक करने होंगे और बॉडी भी ढूंढनी पड़ेगी। इधर वेई निंग आन को घर पहुंचा देता है। निंग आन उससे पूछती है, न्यू कहाँ है? वेई कहता है, हम उन्हें काफी समय से ढूंढ रहे हैं, आज आखिरकार तुमसे उनकी कुछ जानकारी मिली। तभी हम देखते हैं कि फैन उन्हें साथ देख लेता है। वो गुस्से में कहता है, निंगान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इन लोगों के इतने करीब कैसे आ सकती हो? उसी वक्त वेई को कॉल आता है। वो कहता है, मैं अभी आता हूँ। निंग आन वेई को एक सेब और फर्स्ट एड किट देती है और कहती है, इमरजेंसी में काम आएगा। फिर वो घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेई जा रहा होता है। तभी फैन उसके सामने आ जाता है। वो वेई के पास जाकर उससे सेब ले लेता है और चला जाता है। वेई चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? सीन बदलता है। फैन निंग आन के घर पहुंचता है। निंग आन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आप खुद मुझे ढूंढते हुए आ गए? फैन कहता है, हॉस्पिटल में कॉल करके छुट्टी मांगो। निंग आन पूछती है, क्यों? फैन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह देखी है, हुआगुआंग कम्युनिटी में, हॉस्पिटल के पास। अपना सामान पैक करो। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि निंग आन उसे रोककर कहती है, हमने शर्त लगाई थी, अगर हम दोबारा मिले तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। फैन कहता है, इसे काउंट नहीं करेंगे। निंग आन पूछती है, क्यों? फैन कहता है, तुम फिर से मिलना चाहती हो? कल रात क्या हुआ था? निंग आन चौंक कर कहती है, आपको कैसे पता कि रात को क्या हुआ था? मतलब वो लोग आपके आदमी थे, इसलिए वो मेरा इतना ख्याल रख रहे थे? फैन घर के अंदर आकर कहता है, लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो। निंग आन कहती है, नहीं, मैं अकेले घर आ रही थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आपने तो मुझसे शर्त लगाई थी कि हम नहीं मिलेंगे, फिर भी आप मेरे लिए घबरा गए। फैन कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ। निंग आन कहती है, हमारा मिलना तय था। आप अंडरवर्ल्ड के लोग अपने रूल्स के पक्के होते हैं, है ना? पिछले 1 महीने में बस एक छोटी सी बात हुई और आप तुरंत मेरे दरवाजे पर आ गए। आपको जैसे ही पता चला कि मैं गार्ड से मिली हूँ, आपने 10 घंटे में मेरे लिए नई जगह ढूंढ ली। ये सब आप ही कर रहे हैं, है ना? फैन झुंझलाकर कहता है, बातें बंद करो और सामान पैक करो। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। यहाँ चारों तरफ दुकानें हैं, तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। निंग आन पूछती है, तो सिर्फ इसी वजह से आपने अपना वादा तोड़ दिया? ठीक है, बताइए, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? फैन कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने देना चाहता। निंग आन कहती है, तो इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? आपको बस डर है कि अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी? फैन कहता है, अगर तुम सब समझती हो तो ये भी समझो कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आना चाहता। निंग आन पूछती है, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा? क्या आप फिर से मेरी दुनिया से गायब हो जाएंगे? फैन कहता है, हाँ। निंग आन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बिना किसी वजह के मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? फैन कहता है, जल्दी सामान पैक करो, टाइम वेस्ट मत करो। निंग आन जिद करके बैठ जाती है, मैं नहीं करूंगी, मैं आपकी कौन लगती हूँ? अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता है? फैन कहता है, मुझे तुमसे जलन होती है, इस बात से कि तुम अनाथ पैदा हुई, कि तुम छोटे शहर में पैदा हुई। मुझे जलन होती है कि तुम सेफ हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। मुझे जलन होती है कि तुम उजाले से भरी दुनिया में पैदा हुई हो। मेरी दुनिया में मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी नहीं रही, यहाँ तक कि मेरा नाम भी मेरा नहीं है। तुम कहती हो ना कि इंसान की जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं अपने अतीत के पछतावों की भरपाई करना चाहता हूँ। निंग आन पूछती है, आप मुझे क्या समझते हैं? फैन कहते हैं, तुम मेरी उस दोस्त की तरह लगती हो। निंग आन पूछती है, क्या वो मर गई? फिर धीरे से कहती है, मुझे भी आपको देखकर कुछ खास महसूस होता है। तो क्या आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी जैसी दिखती हूँ? क्या आपने मुझे कभी पसंद भी किया है? फैन सिर हिलाकर नहीं कह देते हैं। निंग आन कहती है, तो आप जा सकते हैं, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फैन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स न्यू हुशेंग के बारे में जांच कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है, क्या न्यू को कुछ पता था, इसलिए उस ब्लैक गार्जियन ने उसके साथ पर्सनली कुछ किया? लॉन कहता है, ब्लैक गार्जियन पर नजर रखो, एक बार वो अकेला मिला तो अपने आप जाल में फंस जाएगा।
जाएगा। अगले सीन में निंगान अकेले कहीं जा रही होती है। अचानक उसके दिल में अजीब सा डर उठा है। उसे लगता है कि फैन के साथ कुछ हो गया है। वो सोचती है, क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी? उधर दूसरी तरफ बाई फैन को कॉल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। वो परेशान होकर कहता है, फैन, कल रात तुम कहाँ चले गए थे? कहीं बेहोश तो नहीं पड़े हो? इधर निंग आन देखती है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पर गिरी पड़ी है। वो तुरंत उसके पास जाती है, देखती है कि उनके हाथ में चोट लगी है, तो निंग आन जख्म पर दवा लगाती है। औरत कहती है, मुझे अस्पताल जाना होगा। निंग आन कहती है, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। औरत कहती है, मुझे अपने पोते को कॉल करना है, क्या तुम अपना फोन दोगी? निंग आन फोन दे देती है। थोड़ी देर में उनका पोता वेई वहाँ आ जाता है। बुजुर्ग औरत कहती है, अगर नर्स निंग न होती तो मैं यहीं सड़क पर पड़ी रह जाती। वेई निंग आन को धन्यवाद देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक फोन कहीं पड़ा हुआ है जिस पर खून लगा है। फिर सीन बदलता है। बाई फैन का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि रात को फैन गली में घुसते ही गायब हो गया था और आखिरी सिग्नल भी उसी जगह का था। बाई कहता है, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। हर जगह उसे ढूंढो, प्राइवेट कैमरे भी चेक करो। एक गार्ड पूछता है, क्या हमें जियानहेंग को बता देना चाहिए? बाई गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? गार्ड चुप हो जाता है और बाई वहाँ से निकल जाता है। बाई सीधे अस्पताल पहुँचता है, मास्क लगाकर निंगान से मिलता है। निंगान उसे देखकर चौंक जाती है। बाई पूछता है, क्या फैन तुम्हारे घर आए थे? निंगान कहती है, नहीं, लेकिन क्या उन्हें कुछ हो गया है? बाई जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम करो। वो वहाँ से चला जाता है। निंगान अपने आप से कहती है, कुछ तो हुआ है उन्हें। वो बाई के पीछे दौड़ती है, लेकिन जब तक बाहर पहुँचती है, बाई कार में निकल चुका होता है। वो कार के पीछे भागती है। बाई उसे देखता है, लेकिन कार नहीं रोकता। निंगान रोते हुए कहती है, फैन, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको जिंदा रहना होगा। अब हम देखते हैं कि निंग ऑन उस जगह पहुंचती है जहां उसने फैन के साथ कुछ पल बिताए थे। वो धीरे से कहती है, जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे आपकी आदत सी हो गई है। आपने कहा था कि आपको मुझसे जलन होती है, लेकिन आप गलत हैं। मेरी जिंदगी भी आपसे बेहतर नहीं है, बस मैं आपसे थोड़ी ज्यादा किस्मत वाली हूँ, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तभी बर्फ गिरने लगती है। निंगान उदास होकर बैठी होती है। अचानक वही आदमी वहाँ आ जाता है जिसने पहले उसे परेशान करने की कोशिश की थी। वो उसे अकेला देखकर फिर से छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा पहचानता है, वो और उसके आदमी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। निंगान बुदबुदाती है, फैन, आपने मेरी पीठ पीछे मेरे लिए क्या क्या किया है? सीन बदलता है। हम देखते हैं कि फैन को गार्ड लॉन्ग ने बांध रखा है और लोग उसे बेरहमी से मार रहे हैं। लॉन्ग वहीं बैठा होता है। फैन को उसके सामने लाया जाता है। लॉन्ग ताना मारकर कहता है, बस इतना ही दम था तुम में? फैन कहते हैं, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। लॉन्ग उनका लाइटर उठाता है और कहता है, हम दोनों कुएं के पानी जैसे हैं, अपने अपने मास्टर्स की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके लिए अगर मुझे दोष देना है तो पहले खुद को दो। तुम्हें मासूम लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये कहकर वो फैन के ही लाइटर से अपनी सिगरेट जला लेता है। ये देखकर फैन हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ एक गार्ड बाई से कहता है, लोकेटर ऑन हो गया है। बाई तुरंत कहते हैं, लोकेशन निकालो। इधर फैन को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। उनके नाखून तक उखाड़ लिए जाते हैं और बहुत सारा खून बह चुका होता है। लॉन्ग कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था, अफसोस, तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो। वो फैन को दफनाने का आदेश देता है। तभी अचानक बाई वहाँ पहुँच जाता है। बाई कहते हैं, चलो देखते हैं ये करने की हिम्मत किसमें है। अब जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाई और लॉन्ग आमने सामने भिड़ते हैं। लॉन्ग हमला करने ही वाला होता है कि बाई पहले ही उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं। लॉन्ग वहीं गिर जाता है। इसके बाद बाई फैन के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं आ गया। भाई उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तभी लॉन्ग अचानक उठता है और पीछे से बाई पर वार करने वाला होता है, लेकिन फैन किसी तरह बाई को बचा लेते हैं। खुद को गहरी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बाई गुस्से में लॉन्ग के पेट में बार बार चाकू घोंपते हैं। लॉन्ग वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगान उसी इलाके में वेई के साथ आती है। वेई उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं पहले थोड़ा कचरा जला कर आता हूँ। आवाज सुनकर अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, फिर तुम फैन को बचा लेना। पहले तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निंगआन छुपकर मौके का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वेई आता है और कहता है, सब लोग गायब हैं। निंगआन घबरा जाती है। वो दौड़कर उस जगह जाती है जहाँ फैन को बांध कर रखा गया था। वहाँ खून और उखड़े हुए नाखून देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो अस्पताल में होती है। सांडवू आती है और निंगान को बेहोशी की हालत में देखती है। अचानक निंगान झटके से उठती है और वेई से कहती है, मुझे वो नाखून दिखाओ। वेई उसे नाखून दिखाता है। निंगान देखते ही रोने लगती है। सांडवू घबराकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? निंगआन रोते हुए कहती है, ऐसा क्यों होता है कि मैं जिसे भी चाहती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है? पहले अनशिन और अब ये भी। वही कहता है, हो सकता है किसी ने उन्हें बचा लिया हो। निंगआन सिर हिलाते हुए कहती है, मैंने उनका खून देखा है, उन्हें जरूर बहुत ज्यादा
उन्हें बहुत दर्द दिया गया था। निंगान रोने लगती है। तभी बाई आते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक पेशेंट है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। भाई उसे फैन के पास ले जाते हैं। निंगान देखती है कि फैन को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। भाई बताते हैं, इनकी 3 हड्डियां टूटी हैं और एक गहरी अंदरूनी चोट भी है। निंगान पूछती है, आप इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गए? भाई कहते हैं, हम चोरी छिपे इस काउंटी में आए हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमें वापस कैंटाना भेज दिया जाएगा। तभी निंगान को समझ आता है कि फैन ने क्यों कहा था कि वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। भाई आगे कहते हैं, इस गांव के क्लिनिक में डॉक्टर और नर्स तो हैं, लेकिन इनकी देखभाल के लिए किसी अपने की जरूरत है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं, फैन के मोबाइल में मेरा नंबर है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर बाई चले जाते हैं। अब निंगान फैन के पास बैठकर उनका ख्याल रखती है। पानी फेंकने बाहर जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर ली आ जाती है। उन्हें देखकर निंगान चौंक जाती है। वो पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ली कहती हैं, मैं यहाँ एक पेशेंट को न्यूट्रिशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सपोर्ट देने आई हूँ। डॉक्टर ली पूछती हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? निंगान बिना हिचक कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अब दोनों फैन के पास खड़े होते हैं। डॉक्टर ली कहती हैं, इन्हें अभी कुछ समय तक न्यूट्रिशन ट्यूब से ही सप्लाई देनी पड़ेगी। निंगान पूछती है, ये कब तक होश में आएंगे? डॉक्टर ली कहती हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुन सकता है, इसलिए इनके पास बैठकर बातें किया करो और इनका ध्यान रखो। निंगान पूछती है, आप इनकी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ली हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मेरे पति का शहर के बाहर एक्सीडेंट हो गया था। अगर उस दिन सांगबाई नहीं होते तो उनका एक हाथ कट जाता। उदास मत होना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जल्दी उठने के पूरे चांस हैं। ये कहकर वो चली जाती हैं। निंगान धीरे से कहती है, पहले मैं अनशन के उठने का इंतजार करती थी, लेकिन वो कभी उठा ही नहीं। फैन, अगर आप पौधे की तरह भी रह गए ना, तो भी जब तक आप जिंदा हैं, मैं आपके पास रहूंगी। कुछ दिनों बाद फैन की चोटें भरने लगती हैं। उनके नए नाखून उग आते हैं। ये देखकर निंगान बहुत खुश होती है, लेकिन फैन अभी तक होश में नहीं आते। वो मुस्कुराकर कहती है, आपको पता है आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। वैसे आपने वो कहानी सुनी है जिसमें एक प्रिंस अपनी प्रिंसेस को किस करके जगा देता है? वो शरारत से कहती है, अगर मैं आपको किस करूं तो क्या आप भी उठ जाएंगे? अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मैं इसे हाँ समझ लूंगी। निंगान उन्हें किस करती है और कहती है, आप बहुत प्राउड इंसान हैं, है ना? आप किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहते। फिर मुस्कुराकर बोलती है, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं, इस न्यूट्रिशन ट्यूब के खत्म होने से पहले आप उठ जाएंगे। वो धीरे से कहती है, जब आप उठेंगे तो मैं आपको एक नई पहचान दूंगी और एक नया घर भी, जो अभी आपके पास नहीं है। ये कहकर वो फैन के सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। सीन बदलता है। जियान हेंग की एंट्री होती है। भाई उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। जियान हेंग पूछता है, फैन कैसा है? भाई कहते हैं, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जियान हेंग सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो उसे वापस पब्लिशिंग हाउस भेज दो, मैं आलसियों को सपोर्ट नहीं करता। ये कहकर वो चला जाता है। भाई हल्की सी मुस्कान देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन को होश आ जाता है। वो उठते हैं और निंगान को देखते हैं, जो पास में काम कर रही होती है। फैन धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। निंगान उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? आप सच में उठ गए? फैन पूछते हैं, क्या मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था? निंगान कहती है, पूरे 48 दिन हो गए हैं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? इस बार मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आप ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह सकते। वो फैन को पकड़कर बेड पर बैठा देती है। फैन कहते हैं, मेरे लिए ये सब मत करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। निंगान गुस्से में कहती है, अगर आपने फिर ऐसा कहा ना तो मैं आपके पैर तोड़ दूंगी, आपको बेड से बांध कर यहीं लॉक कर दूंगी और कहीं जाने नहीं दूंगी। इस बार आप लगभग मौत के दरवाजे तक पहुंच गए थे, मुझे नहीं पता मैं आपके बिना क्या करती। ये कहकर वो उन्हें किस कर लेती है और पूछती है, क्या आप ये मान नहीं सकते कि मैं आपको पसंद करती हूँ? आप ऐसे इंसान नहीं हैं जिनका आज हो और कल ना हो। जरा अपने पैरों के नीचे जमीन देखिए, कहीं ना कहीं तो एक कोना होगा जहाँ आपकी जगह बनेगी। क्यों ना हम उस चीज से भाग चलें जिससे आप डरते हैं। फैन कहते हैं, मुझे माफ कर दो कि मैं अब तक तुम्हें इग्नोर करता रहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। चलो भाग चलते हैं। वो उसे किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह फैन बैठे होते हैं और निंगान उनके ऊपर सिर रखकर सो रही होती है। फैन को बाई के साथ हुई बातें याद आती हैं। फैन ने पूछा था, प्यार में कैसा महसूस होता है? बाई ने कहा था, मुझे कैसे पता होगा, मैं खुद इसका अनुभव ढूंढ रहा हूँ। फैन ने कहा था, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाई बोले थे, लेकिन तुम दोनों ऑफिशियली साथ तो नहीं हो? फैन ने पूछा था, तुम्हारा और उस लड़की का क्या हुआ? बाई ने कहा था, उसने मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया, अब हम ऐसे दिखाते हैं जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। बाई ने पूछा, मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? फैन बोले, मुझे मरने में मदद करो। बाई चौंक कर बोले, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर अपनी निंगान के साथ भाग जाना चाहते हो? फैन ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बाई भावुक होकर बोले, मेरी वजह से ही तो तुम दोनों साथ हो, है ना? अगर तुम भाग जाओगे तो मेरी, जियान और छिंग की मदद कौन करेगा? हमने पपेट कैंप में साथ काम किया, 3 साल तक अंडरग्राउंड लड़ाइयां लड़ी, तब जाकर जियान हेंग के सबसे वफादार बने और यहाँ पहुंचे। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर भागना चाहते हो? किंग के हेल में खजाना लूटने के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे? फैन ने मुस्कुराकर उन्हें कोल्ड ड्रिंक थमाई थी। चलो साथ में अपग्रेड होते हैं। ये सब याद करके फैन मुस्कुराते हैं। तभी निंगान की नींद खुल जाती है। वो पूछती है, आप कब उठे? बाई को कॉल कर लीजिए।
लीजिए, वो आपके लिए बहुत परेशान थे। फैन फोन देखते हैं, उसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। निंगान कहती है, ये बाई ने आपके लिए छोड़े हैं, आप उन्हें कॉल कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। वो किचन की ओर चली जाती है। अगले सीन में बाई एक आदमी से पैसे लेते हुए दिखते हैं। बाई कहते हैं, अगली बार अगर मिस्टर गू ज्यादा शराब पी लें तो उन्हें रोक लेना। उन्होंने मेरा प्राइवेट रूम खराब कर दिया और मेरे लोगों को भी बहुत परेशान किया। वो आदमी माफी मांगता है। बाई कहते हैं, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आदमी कहता है, मैं आपका ये एहसान याद रखूंगा। वो चला जाता है और बाई कहते हैं, ऐसे लोगों से पैसा कमाना सबसे आसान होता है। तभी निंगान का कॉल आता है। बाई पूछते हैं, फैन की रिकवरी कैसी चल रही है? तभी फोन पर फैन की आवाज सुनाई देती है। बाई हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में फैन और निंगान साथ में छत पर बैठे होते हैं। निंगान देखती है कि फैन किसी सोच में डूबे हैं तो पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? फैन धीरे से कहते हैं, मैं सोच रहा था, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो लगा था ये सब बस एक सपना है। काश मैं भी तुम्हारी तरह यहीं पैदा हुआ होता। 27 साल जीने के बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं जी क्यों रहा हूँ। शायद जिंदा रहते रहते ही समझ आएगा कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। निंगआन धीरे से कहती है, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। हेडमिस्ट्रेस कहा करती थी कि यही मेरा घर है और जब मैं बड़ी होकर अपने प्यार से मिलूंगी तब अपना एक नया घर बसाऊंगी। तो अब से मेरा घर वही होगा जहाँ आप रहेंगे। वो मुस्कुराकर कहती है, चलो अपने बीते हुए कल को भूल जाते हैं और जब हमारा बच्चा होगा ना तो हम उसका नाम वू यू रखेंगे। फिर निंगान फैन से कहती है, मुझे आपकी और आन की कहानी जाननी है। फैन बताता है, जब मैं 10 साल का था तब मैं आन के साथ खान माइन से भाग गया था। कुछ दिनों तक हम इधर उधर भटकते रहे। आन बहुत कम खाती थी। पहले मुझे लगा वो भूख की वजह से कमजोर लग रही है, लेकिन जब मेरे पास थोड़े पैसे आए और मैं उसे अस्पताल ले गया तब पता चला कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो थोड़ी देर चुप रहकर आगे कहता है, एक बार इलाज के पैसों के लिए मैंने एक आदमी का बटुआ चुरा लिया। उस आदमी ने मुझे अस्पताल में पकड़ लिया और कहा, अगर तुम पपेट कैंप में जिंदा रह पाए तो मैं उसके इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। निंगान हैरानी से पूछती है, पपेट कैंप वो क्या है? फैन कहता है, जंगल के पास एक जगह है जहाँ अमीर लोगों के सारे काले राज छुपे होते हैं। निंगान चिंता से पूछती है, आपने वहाँ बहुत कुछ सहा होगा ना? फैन सिर हिलाकर कहता है, वही मेरी मुलाकात बाई से हुई थी। उसका दिमाग बहुत तेज है। वो प्लान बनाता था और मैं लड़ता था। निंगान पूछती है, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? फैन जवाब देता है, हम दोनों की काबिलियत अच्छी थी इसलिए बॉस ने हमें यहाँ भेज दिया। थोड़ी देर बाद निंगान कहती है, चलो अब भविष्य की बात करते हैं। आप कैसा भविष्य चाहते हैं? फैन मुस्कुराकर पूछता है, और तुमने कुछ सोचा है? निंगआन बिना सोचे कहती है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, किस करने ही वाले होते हैं कि तभी बाई की एंट्री हो जाती है। बाई हंसते हुए कहता है, क्या मैं गलत समय पर आ गया? फैन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाई कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। इतने दिनों से निंगान ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है तो मैं उसके लिए ये फूल लाया हूँ। निंगान मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। फिर वो कहती है, आप दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। बचपन से साथ रहे हैं ना? बाई हंसते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही पैंट पहनकर बड़े हुए हैं। निंगान कहती है, अब आप आए हैं तो जल्दी मत जाइएगा, मैं आप दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। भाई तुरंत बोल पड़ता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है। सीन बदलता है। तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद निंगान उन्हें अकेला छोड़ देती है और खुद काम में लग जाती है। उसके जाते ही बाई कहता है, अब समझ आया कि तुमने पहले अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी। ऐसी जिंदगी शायद हमारे लिए नहीं बनी। फैन कहता है, इंसान लालची होता है, जो मिल जाता है उससे और ज्यादा पाने की चाह रखने लगता है। बाई पूछता है, तुम्हारी बॉडी की रिकवरी कैसी चल रही है? जियानहेंग ने मुझसे कहा है, अगर मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया तो वो किसी और को जिम्मेदारी दे देगा। फैन कहता है, मैं ठीक हूँ लेकिन अभी कुछ करने की हालत में नहीं हूँ। बाई पूछता है, निंगन के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? उसे छुपा कर रखना है या कहीं दूर भेजना है? फैन कहता है, जियानहेंग की नाक के नीचे ये सब करना इतना आसान नहीं है। तुम कितने पक्के हो? बाई जवाब देता है, करीब 70%। फैन कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, मैं ये करूंगा। अगली सुबह निंगान की नींद खुलती है और वो देखती है कि फैन कमरे में नहीं है। वो घबराकर बाहर भागती है और देखती है फैन पाइप ठीक कर रहा होता है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आप क्या कर रहे हैं? फैन मुस्कुराकर कहता है, इतने दिनों तक यहाँ सब संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा ना? यहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं है। नहाने के लिए भी तुम्हें पानी गर्म करना पड़ता होगा। निंगान कहती है। निंगान हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं, यहाँ शहर जैसी सुविधाएं तो नहीं है लेकिन यहाँ मुझे हमेशा सुकून मिला है। फैन कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए सोलर पैनल लगवाऊंगा। घर के पीछे बाथरूम में वाटर पंप भी लगाऊंगा और उसे किचन से जोड़ दूंगा ताकि खाना बनाना आसान हो जाए। निंगान थोड़ा परेशान होकर पूछती है, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जैसे आप मेरी दुनिया से गायब होने वाले हों? फैन नरमी से कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ आराम से रह सको।
निंगान कहती है, मैंने बाई को कहते सुना था कि आपने मेरे लिए कुछ किया है। फैन जवाब देता है, मैंने अस्पताल में अनपेड लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ के डॉक्टर कप्पल ने मेरी काफी मदद की और मैंने एक नर्स भी हायर कर ली है। निंगान ध्यान से देखती हुई पूछती है, क्या आप रात में ठीक से सोए नहीं? आप कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे? फैन थोड़ा झिझक कर कहता है, मैंने तुमसे पूछे बिना ये फैसला ले लिया। मैं बस तुम्हें यहाँ सुरक्षित छुपा कर रखना चाहता हूँ। निंगान शक से कहती है, आप दोनों भाई अचानक ये सब कर रहे हैं, क्या आप लोग कुछ करने वाले हैं? फैन तुरंत कहता है, चिंता मत करो, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम यहीं रहो और इंतजार करो जब तक मैं और बाई सारी परेशानियां सुलझा नहीं लेते। उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? निंगआन गंभीर होकर पूछती है, पहले ये बताइए, क्या ये सब खतरनाक होने वाला है? फैन उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखूंगा। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि फैन और बाई फावड़ा लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। बाई कहता है, जल्दी करो, जगह सुनसान है लेकिन कोई भी कभी भी यहाँ से गुजर सकता है। दोनों मिलकर खुदाई करते हैं और जमीन से एक बड़ा सा बॉक्स निकालते हैं। बाई उसे खोलता है। अंदर ढेर सारी कीमती चीजें भरी होती हैं। फैन कहता है, इसमें से मेरा हिस्सा भर दो। बाई हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं इसे तुम्हारे साथ बांटूंगा? ये खजाना तुम्हारी शादी के लिए मेरी तरफ से दहेज है। फैन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी भाभी इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखेगी। दूसरी तरफ निंगान काफी देर से उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। जब वे लौटते हैं तो फैन पूछता है, तुम अंदर बैठकर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? निंगन कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर उस बड़े बॉक्स पर पड़ती है। वो पूछती है, इसमें क्या है? बाई फैन से कहता है, अब तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं चलता हूँ। बाई वहाँ से चला जाता है। फैन निंगान से कहता है, इस बॉक्स में तुम्हारे होने वाले पति की सारी सेविंग्स हैं, खुद देख लो। निंगान बॉक्स खोलती है और अंदर ढेर सारी ज्वेलरी देखकर हैरान रह जाती है। वो शौक में पूछती है, ये सब आपको काम के बदले में मिलता था? फैन बताता है, हमारे पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए बैंक में पैसे नहीं रख सकते थे, तो पैसों की जगह इन चीजों में सौदा कर लेते थे। अब ये सब तुम संभालो। फिर वो जोड़ता है, मैंने एक घर भी तुम्हारे नाम पर कर दिया है। निंगआन और ज्यादा हैरान होकर कहती है, आप सच सच बताइए, आपने शुरू से मेरे लिए क्या क्या किया है, वरना आज मैं आपको बेड पर सोने नहीं दूंगी। फैन मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे पहले मैंने क्लिनिक के सामने वाले होटल में एक कमरा लिया था, जहाँ से मैं तुम्हें देखा करता था। फिर मैं तुम्हारा पीछा करता था जब तक तुम सुरक्षित घर नहीं पहुँच जाती थी। निंगआन चौंक कर पूछती है, मतलब आप बहुत पहले से ही मुझे पसंद करने लगे थे? फैन धीरे से कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। निंगान मुस्कुराकर पूछती है, तो फिर मुझे आपको क्या सजा देनी चाहिए? फैन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे की तरफ ले जाता है। अब सीन बदलता है। अगली सुबह फैन कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। निंगान गहरी नींद में सो रही होती है। फैन धीरे से उसके माथे पर किस करते हैं और कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनते ही निंगान तुरंत उठ जाती है और पूछती है, कितने दिनों के लिए? फैन जवाब देता है, अभी ठीक ठीक नहीं कह सकता, बस कुछ दिनों की ही बात है। तब तक तुम अपने काम पर ध्यान देना। मैंने डॉक्टर ली और उनके पति से कह दिया है, वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। निंगान कहती है, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। फैन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा। फैन वहाँ से चला जाता है और निंगान उसके लिए दुआ करने लगती है। सीन बदलता है। अब हम बाई और फैन को साथ देखते हैं, जो अपनी नई पहचान तैयार कर रहे होते हैं। बाई फैन को एक आईडी देता है जिस पर नाम लिखा होता है, सॉन्ग शिलुओ। फैन कहता है, मुझे ये नाम पसंद है। फैन उस लड़के की डिटेल्स पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि वह अनाथ आश्रम में पैदा हुआ था। बाई बताता है, किसी ने उसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। उसके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की डिग्री है। 6 महीने पहले वह विदेश में एक अंडरग्राउंड कसिनो में अपनी सारी सेविंग हार गया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। बाई फैन से कहता है, तुम्हारी शक्ल उससे काफी मिलती है, इसलिए अब से तुम्हारी नई पहचान सॉन्ग शिलुओ। फिर बाई पूछता है, और मेरी पहचान जानना चाहते हो? वो अपनी जेब से एक और आईडी निकालता है और कहता है, इस लड़के को 13 साल पहले एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। उसकी खास बीमारी को देखते हुए उसे एक्सपेरिमेंट के लिए विदेश ले जाया गया। बाद में कई अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और आखिर में उसकी मौत कैंटाना में हो गई। बाई आगे बताता है, उसने अपने अंग दान करने का एग्रीमेंट साइन किया था। उसका दिल, किडनी और कॉर्निया 3 अलग अलग लोगों को लगाए गए, लेकिन आखिर में वे लोग भी मर गए। ये लड़का भी अनाथ आश्रम में ही रहता था। फैन रिपोर्ट्स ध्यान से देख रहा होता है, तभी उसके चेहरे पर शक उभर आता है। बाई पूछता है, क्या हुआ? फैन कहता है, ये उसी वक्त की बात है जब निंगआन भी अनाथ आश्रम में थी। तभी उसे याद आता है कि अस्पताल में जियानहेंग ने उससे क्या कहा था, जब तक तुम पपेट कैंप का हिस्सा रहोगे तब तक मैं अन्न का इलाज करवाता रहूंगा। फैन बुदबुदाता है, दुनिया में इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? बाई पूछता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? फैन कहता है, याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था जब मैं पपेट कैंप में आया था? बाई कहता है, हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी दोस्त के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। फैन भारी आवाज में कहता है, वो केस अलग था। उसे और उसके भाई को जेनेटिक बीमारी थी, इसलिए उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। बाई उसे संभालने की कोशिश करता है। फैन कहता है, मैं ठीक हूँ,
बस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। फिर फैन पूछता है, क्या सब कुछ तैयार है? बाई कहता है, अगर तुम चाहो तो हम कुछ दिनों बाद भी ये कर सकते हैं, पहले खुद को संभाल लो। फैन एक लिफाफा बाई को देता है और कहता है, ये सब पहले हम अपने लिए कर रहे थे, अब सुरक्षित है, लेकिन न जाने कितने लोग उन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बने हैं। अब उन्हें बचाने का वक्त आ गया है, हम और देर नहीं कर सकते। भाई गंभीर होकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, हर नागरिक का फर्ज है कि इस काउंटी को अपराध से मुक्त करे। अब बाई फैन को एक और लिफाफा देता है। फैन पूछता है, सिर्फ इतना ही? हमें जियानहेंग के एक भी अपराध का सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। बाई ठंडे अंदाज में कहता है, ये तो बस छोटे मोटे अपराध हैं, इतने सबूत ही काफी हैं उसे 100 गोलियां खिलाने के लिए। अब सीन बदलता है, हम चेन को देखते हैं जो एक पार्टी में मस्ती कर रहा होता है। तभी बाई वहां पहुंचता है, उसे देखते ही चेन का चेहरा उड़ जाता है। के लिए कहते हैं, चेन घबराकर बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दो। बाई ठंडे लहजे में कहता है, आज मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने आया हूँ। चेन और डर जाता है, मुझे मत मारो, मेरे पापा जियानहेंग को ऐसे जाने नहीं देंगे। बाई उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थमाता है। चेन पूछता है, ये क्या है? बाई कहता है, इसमें सारे सबूत हैं कि जियानहेंग तुम्हारे पिता को कंट्रोल करता था, इसमें उसके करप्शन के भी पुख्ता सबूत हैं। अब तुम समझ गए हो ना, तुम्हें क्या करना है? चेन शक से पूछता है, तुम भी जियानहेंग के ही आदमी हो ना? बाई मुस्कुराकर कहता है, अंडरवर्ल्ड में पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई है जो जियानहेंग के बिल्डिंग मटेरियल मार्केट को खुद कंट्रोल करना चाहता है, और मैं तो बस पैसों के लिए उसका काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता जियानहेंग को लेकर काफी परेशान रहते थे, लेकिन अब ये सबूत तुम्हारे पास हैं। अब तुम खुद जियानहेंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये सबूत मिस्टर चेन को दे देना, उसके बाद वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो। चेन पूछता है, और इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? बाई कहता है, मैं लालची नहीं हूँ, बस मुझ पर एक एहसान कर देना। चेन हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत लालची हो। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो रात में मिस्टर लिन से मिलने जाता है। मिस्टर लिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में रोमांस कर रहा होता है। मिस्टर लिन बाहर आता है और कहता है, फैन वुजियो, मैं यानचेंग तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, लेकिन तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। वो बंदूक दिखाते हुए कहता है, अपनी जियांग फैमिली को लिन फैमिली के हवाले कर दो और उस आदमी को छोड़ दो जो तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। फैन शांति से कहता है, किंग ऑफ हेल के पैलेस में कोई किसी का कुत्ता नहीं होता, पैसों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फैन जियानहेंग के खिलाफ कुछ सबूत मिस्टर लिन को देता है और बदले में पैसे या गोल्ड बार मांगता है। मिस्टर लिन हंसते हुए कहता है, अभी तक मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। तुम में सच में कुछ खास बात है, तुमने खुद ही उसके लिए कब्र खोद दी। फैन कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता चले। अचानक मिस्टर लिन उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। फिर पूछता है, क्या इतनी सी बात से जियानहेंग का दैंड हो जाएगा? फैन जवाब देता है, जियानहेंग खुद मानता है कि क्राइम से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिस्टर लिन पूछता है, तुम्हें कब और कितने पैसे चाहिए? फैन कहता है, 2 मिलियन कैश मूनलाइट बार में पहुंचा देना। और एक बात, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स को हल्के में मत लेना, हर किसी के पास अपनी एक खास ताकत होती है। अगर एक बार जियानहेंग को भनक लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और तुम जानते हो इसकी कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। यह कहकर फैन वहां से चला जाता है। चलते चलते वो सोचता है, जियानहेंग के पास एक चालाक लोमड़ी थी जिसे उसने इस्तेमाल किया, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद जियानहेंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, आने वाली मुसीबत से बच नहीं पाएगा। इसके बाद सीन बदलता है। फैन बाई को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? बाई जवाब देता है, अभी पैलेस न जाना ही बेहतर है। रोंग सिटी की लिन फैमिली, यान सिटी की चेन फैमिली, यान सिटी की जियांग फैमिली और लू सिटी की वैन फैमिली, इन चारों पावरफुल फैमिलीज पर एक साथ अटैक हुआ है। फैन कहता है, उन्हें हमारे जैसे छोटे पपेट्स की कोई परवाह नहीं होगी। तभी फैन देखता है कि निंगान आ रही है तो वो कॉल कट कर देता है। निंगान उसे देखकर खुश हो जाती है, आप वापस आ गए? फैन उसे फूल देता है और अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यी जियानहेंग के पास जाती है और कहती है, जियांग फैमिली अब सेटल हो गई है। जियानहेंग कहता है, पिछले कुछ सालों में वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से विकसित हुआ है, इसीलिए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसे अपना टारगेट बना लिया है। यानचेंग वाले प्रोजेक्ट को बचाया नहीं जा सका और इसकी वजह से मेरे अंकल की साख भी खराब हो गई। ऊपर से हमारी मैन टीम भी लॉस एंजलिस वापस लौट गई है। वो आगे कहता है, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है, अब हमें फॉरेन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना होगा। किंग ये पूछती है, तो फिर किंग ऑफ हेल पैलेस का क्या होगा? जियानहेंग जवाब देता है, उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला है। कैसीनो और एंटरटेनमेंट सिटी का कनेक्शन टूट चुका है, लेकिन KTV और बाथ हाउस का काम अभी जारी है। तुम किंग ऑफ हेल के 10 लोगों को कांटेक्ट करो, फैन और बाई को भी बुलाओ, उन्हें लॉस एंजलिस की इंडस्ट्री टेक ओवर करने दो। और रही बात इनकस्टोन फील्ड की, उसे छोड़ दो। हम देखते हैं कि जियानहेंग की सारी बातें बाई चुपचाप सुन रहा होता है। गुस्से में वो खुद से कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। फिर सीन कट होता है। फैन पौधों में पानी डाल रहा होता है, तभी बाई वहां आता है और उसे सब कुछ बता देता है। बाई कहता है, जियानहेंग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग गया है, बाकी सारे लोग लॉस एंजलिस लौट चुके हैं। अगले 3 साल तक डोमेस्टिक लीडर्स सिर्फ फॉरेन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे। फैन शांति से कहता है, तुम निंगान का ध्यान रखना। बाई पूछता है, तो क्या तुम सारा इल्जाम खुद पर लेना चाहते हो? फैन जवाब देता है, जियानहेंग को जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये सब हमने किया
गया है, तो किसी न किसी को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी ही होगी। भाई दृढ़ आवाज में कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ और तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। अगले 3 साल में मुझे ज़्यानहेंग की डोमेस्टिक और फॉरेन ताकतों को अलग करने दो। उसके बाद वो एक ही हमले में खत्म हो जाएगा और फिर हम आजाद होंगे। फिर भाई गंभीर होकर कहता है, लॉस एंजेलिस जाने के बाद तुम्हें आन को सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। ज़्यानहेंग को उसके बारे में जर्रा सी भी खबर नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है। निंग आन घर लौटती है और फैन को आवाज देती है। पहले फैन कहीं दिखाई नहीं देता, फिर वो उसे छत पर खड़ा हुआ दिखता है। निंग आन दौड़कर जाती है, उसे कसकर गले लगाती है और कहती है, मुझे लगा आप फिर से शहर चले गए। फैन धीमी आवाज में कहता है, मैं और बाई हार गए हैं। निंग आन पूछती है, उससे जो आपको मारना चाहते थे, तो अब क्या करेंगे? फैन कहता है, या तो मुझे छोड़ दो या मुझसे शादी कर लो। पहला रास्ता चुनोगी तो तुम्हारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, दूसरा रास्ता चुनोगी तो खतरा है। निंग आन शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहती है, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप मेरी जिंदगी से फिर से गायब हो जाएंगे, और अगर मैं आपके साथ रहूं तो आपको डर रहेगा कि आप मुझे बचा नहीं पाएंगे, है ना? वो आगे कहती है, बाई ने मुझसे कहा था कि आप लोगों की कोई कमजोरी नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो उसे छुपा कर रखना पड़ता है। तो फैन, आपको मुझे भी छुपा कर रखना होगा। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब आप अंधेरे से बाहर आकर रोशनी में आएंगे और बिना किसी डर के मुझसे शादी करेंगे। ये कहते हुए वो फैन को किस करती है